हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय श्रीवास्तव। तो ये 11th क्लास के बच्चों का कुछ डाउट है, जिसमें कुछ डाउट्स ऐसे हैं जिसको कि अगर केवल रिटन में भेज दिया जाए तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए इसका मैंने वीडियो बना दिया है। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 9। तो इस क्वेश्चन में x पावर 18 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन ये आ गया। अब इसको हमने क्या किया कि 1 प्लस एक्स पावर 10 और 1 माइनस एक्स पावर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1 माइनस एक्स पावर 9 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 9 हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बन गया, 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 9, 1 प्लस एक्स पावर 10 और 1 माइनस एक्स का पावर -8। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, तो यहाँ से देखिएगा, इसका एक्सपेंशन कर दिया 9c0 माइनस 9c1 एक्स क्यूब 9c2 एक्स पावर 6। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया इसका, इस वाले का, इसका और इसका, इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। और इसका मल्टीनोमियल से आपने पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स पावर -8। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स पावर 18 तक ही लिया हमने। क्यों? क्योंकि एक्स पावर 18 का क्वेश्चन फाइंड करना है, एक्स पावर 18 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस एक्स पावर 10 का एक्सपेंशन लिख लिया, और 1 माइनस एक्स पावर -8 में 1 प्लस 8c1 एक्स प्लस 9c2 एक्स स्क्वायर, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान देना रहता है कि इन दोनों टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। एक्स पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8, डिफरेंस कितने का है, 7 का। यहाँ एक्स पावर 2, यहाँ 2, डिफरेंस कितने का, 7 का। मान लो इसमें आपको चाहिए एक्स पावर 18 चाहिए, यहाँ पे एक्स पावर 18 के साथ आप क्या आएगा, कोई पूछे तो एक्स पावर 18, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2, तो 18 के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 18, डिफरेंस कितना रहेगा ऑलवेज, 7, तो 18 और 7 25। ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक्स पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से देखना 9c0 के साथ क्या क्या आएगा, 9c0 इंटू 10c0, तो यहाँ से एक्स पावर 18, तो एक्स पावर 18 बताया ना कितना आएगा, 25c18, तो 10c0 इंटू 25c18। फिर 9c0 के साथ इसको लोगे, 9c0 इंटू 10c1 इंटू एक्स, तो यहाँ से कितना चाहिए, एक्स पावर 17, तो एक्स पावर 17 के साथ क्या आएगा, c17, और डिफरेंस 7 का, तो 24, तो 10c1 इंटू 24c17। इसी तरीके से 9c0 के साथ 10c10 तक आएगा, 9c0 इंटू 10c10। अब एक्स पावर 10 है तो यहाँ से कितना चाहिए, एक्स पावर 8, जब एक्स पावर 8 होगा तो यहाँ कितना आएगा, c8, डिफरेंस कितने का, 7 का, 5। फिर 9c1 के साथ -9c1, तो यहाँ से 10c0 10c1, 10c0 के साथ यहाँ पे एक्स क्यूब है और 10c0, तो एक्स क्यूब यहाँ से कितना चाहिए, एक्स पावर 15, तो c15, 7 का डिफरेंस। ये और ये लेंगे जब, तो एक्स पावर 4 हो गया, तो यहाँ से कितना चाहिए, 14, तो -9c1 इंटू 10c1, अब 10c1 इंटू यहाँ से एक्स पावर 14, तो c14, 7 का डिफरेंस। इस तरीके से ये सारे टर्म लिखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जैसे 9c3 लिया, यहाँ पे देखो एक्स पावर 9 है, तो एक्स पावर 9 से यहाँ पे एक्स पावर 10 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ 9 के साथ 0, तो यहाँ से 9 लेंगे, 9 के साथ 1, एक्स पावर 1, तो एक्स पावर 10 हो गया, तो यहाँ से कितना चाहिए, एक्स पावर 8। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा लास्ट तक। तो ये इसके बाद हमने कैलकुलेशन इसका करना चूँकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, तो जो जिस स्टूडेंट ने पूछा था अभी, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन गलती से यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, तो स्टूडेंट ने बोला कि नहीं प्लस के साथ ही कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 1 प्लस एक्स इसके साथ ले लिया, ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया पावर 9। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 18 इन 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 18 इन एक्स स्क्वायर इंटू दिस। तो एक्स पावर 18 का कोएफिशिएंट इसमें 9c6। तो दोनों तरीके से, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 9, ऐसे ही कर सकते हो आप, सिंपल है, 9c1 एक्स क्यूब 9c2 एक्स पावर 6, तो दिख रहा है 9c6 जब होगा तो एक्स पावर 18 आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे में किसका कोएफिशिएंट चाहिए,
एक्स पावर 18 का चाहिए इस पूरे में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स पावर 16 का चाहिए इस वाले में, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर क्या आएगा, हमेशा 3 का मल्टीपल एक्स पावर 16 आएगा नहीं इसमें, इसलिए क्या हो गया 0। तो 9C3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 रूट एक्स पावर 50। अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं, आर प्लस वन टर्म लिखते हैं, तो आर प्लस वन टर्म ही आ गया। अब इंटीग्रल पावर कब होगा, व्हेन आर विल बी मल्टीपल ऑफ 2। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। आर का वैल्यू 0, 2, 4 अप टू कहाँ तक, 50 तक। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू अब, तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना होगा, एक्स इक्वल आर इक्वल टू 0, 50C0 माइनस 2 पावर 0 प्लस आर इक्वल टू 2, 50C2 माइनस 2 पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर, 4, 50C4 2 पावर 4, इस तरीके से आ गया। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स पावर n प्लस a माइनस एक्स पावर n। 2 टाइम्स इवन वाले आते हैं और माइनस में ऑड वाले आते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि रूट एक्स है, तो इवन वाले टर्म में रूट एक्स का पावर हट जाएगा, तो एक्स का पावर सारा एक्स का पावर ये इंटीजर आ जाएगा सब, ये आ गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, इन सब का वैल्यू 50C0, 50C2, 2 स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू दोनों साइड कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 रख दोगे तो इसका वैल्यू आ गया। हमको इसका वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट पी अल्फा बीटा टू कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एट ए एंड बी, देन पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू। तो पी ए इंटू पी बी इस टर्म को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट पी ए इंटू पी बी। और जिस सर्कल के लिए फाइंड करना होता है ये S1 के इक्वल होता है। ऑब्वियस सी बात है, S1 का वैल्यू होगा, पॉइंट इनसाइड है तो S1 का वैल्यू नेगेटिव होगा, आउटसाइड है तो पॉजिटिव होगा। अगर ये टेंजेंट हो जाएगा तो ये आपको पता है, अगर ये ऐसे टेंजेंट हो जाएगा तो ये पी ए इंटू पी बी की जगह क्या आ जाएगा, ये मान लो टी है तो पी टी इंटू पी टी, तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू S1, ये आपने पढ़ा होगा। टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, अंडर रूट S1। तो अब इसका हमने ये प्रूफ यहाँ पे बता दिया है कि मे बी अगर आपने नहीं पढ़ा हो, अगर पढ़ा होगा तो अदरवाइज ये डायरेक्टली आपको फार्मूला याद रखना है। तो मान लिया हमने कोई पॉइंट P है अल्फा बीटा, लाइन का स्लोप tan थीटा है, तो इस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ये हो जाएगा। तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। यहाँ पे आर क्या होता है, आर पी ए और पी बी। अगर आर का वैल्यू पी ए लोगे तो ये पॉइंट किसका कोऑर्डिनेट देगा, ए का। अगर आर का वैल्यू पी बी लोगे तो इसका किसका कोऑर्डिनेट देगा, बी का। अब हमने इन जनरल ले लिया कि ये ए और बी किसी का भी कोऑर्डिनेट देगा। तो जब अगर ये लाइन इसको कट कर रहा है, ए या बी पॉइंट के लिए क्या होगा, ये पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो सर्कल की इक्वेशन में रख दिया इसको। अब सर्कल की इक्वेशन में रख दिया तो ये जो आर में क्वाड्रेटिक बना, सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। तो आर में जो क्वाड्रेटिक बना, आर का 2 वैल्यू आएगा, वो 2 वैल्यू कौन सा आएगा, आर चूंकि क्या है इस लाइन पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और सर्कल में रख दिया तो सर्कल के पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब कॉमन पॉइंट क्या है, ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आर का वैल्यू क्या देगा, पी ए और पी बी। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, पी ए और पी बी। तो पी ए इंटू पी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस बाई 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए अल्फा बीटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं S1, ये आपने पढ़ा होगा। ये प्रूफ हो गया इसका। यहाँ लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves such that PA to PB equal to 4/5 where A and B are points this and this respectively। तो ये 3D का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3D में ये होता है, 11th में ये बेसिक्स है, 12th में डिटेल में है। तो PA/PB इक्वल टू 4/5 गिवन है, ये हमने रख दिया यहाँ पे। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला रख के कैलकुलेशन कर लेना आप, ये आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड में आप देखोगे यहाँ से कितने वर्टिकल लाइन होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 9। उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन भी कितने होंगे, 9। स्क्वायर कब बनेगा, जैसे अगर हमने वर्टिकल लाइन मान लो ये लिया 4 नंबर और 5 नंबर वाला, ये वर्टिकल लाइन मान लो लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। तो स्क्वायर बनने के लिए आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो 2, लेकिन यूनिट डिस्टेंस वाला है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हम यूनिट मान के चल रहे हैं। अगर यूनिट डिस्टेंस का वर्टिकल लियो हो तो हॉरिजॉन्टल भी यूनिट डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा।
अब वर्टिकल यूनिट डिस्टेंस के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2, या तो ये लाइन ले लिया ये वाला कॉलम, या 2 3 ये, या 3 4 यहाँ लिख दिया है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 8। कौन कौन से? ये कॉलम लिया 1 2, या 2 3, या 3 4, तो 8 वेज हो गए। अब 8 वेज में से किसी भी एक तरीके से वर्टिकल हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने तरीके से सेलेक्ट कर लिया? 8C1 तरीके से वर्टिकल। कितने यूनिट का? 1 यूनिट गैप का। अब 1 यूनिट का जब वर्टिकल लिया तो 1 यूनिट वाला ही हॉरिजॉन्टल भी सेलेक्ट करोगे। जैसे 2 3 ये वाला सेलेक्ट कर लिया आपने। जैसे मान लो यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, तो ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, तो ये स्क्वायर बन गया। तो 8C1 इसी तरह हॉरिजॉन्टल वाला भी 8C1 तरीके से प्लस। सिमिलरली अब मान लीजिए 2 यूनिट गैप का हम लेते हैं, स्क्वायर जो बने वो 2 लेंथ का, तो 2 लेंथ के लिए 1 लाइन और 3 लाइन। हमको स्क्वायर के लिए टोटल 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने हैं। तो 2 वर्टिकल कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 यूनिट डिस्टेंस 1 3, देखो 1 3, या 2 4 2 4, 3 5 3 5, 4 6 4 6। इस तरह कितने तरीके हो गए? 7 वेज 7 9। तो ये 7 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग वर्टिकल। अब यहाँ से अगर 1 3 आपने सेलेक्ट किया 2 डिस्टेंस वाला, तो हॉरिजॉन्टल में भी 2 डिस्टेंस मतलब 3 और 5 सेलेक्ट किया आपने, तो ये स्क्वायर बन गया 2 यूनिट का। तो इसमें क्या आ जाएगा? कितने तरीके? 7। तो 7 ऑप्शन वर्टिकल के हैं, 2 लाइन सेलेक्ट हो गया, और 7 ऑप्शन हॉरिजॉन्टल के हैं, 2 लाइन सेलेक्ट हो गया। तो 7C1 इंटू 7C1। इसी तरह से 6C1 इंटू 6C1, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया है। 3 गैप के 1 4 ये लिया, 2 5 ये लिया, इस तरीके से। तो फाइनली लास्ट वाला क्या आएगा? 1 9 8 गैप का, तो इधर से भी 1 9 1 गैप का, तो 1 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए इसका सम। ये क्वेश्चन है इक्वेशन दिस, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन में देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है, इधर अलजेब्रिक है, तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो इसमें एक तरीका होता है एक्सट्रीम वैल्यूज प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2, ये आपने पढ़ा होगा। ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम से आता है, उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है पॉजिटिव नंबर के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए, ये पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, क्या करते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को टी मान लिया, तो ये एफ ऑफ टी बन गया। एफ ऑफ टी कितना हो गया? 8 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब टी का वैल्यू चूंकि कॉस स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू -1 से 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया, 8 2t माइनस 3t स्क्वायर, क्या आ गया? 0 2/3। तो इसमें शॉर्ट में मेथड बता दे रहे हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये जो एंड पॉइंट होता है इस पे, और यहाँ से जो एफ डैश टी इक्वल टू 0 पुट करने पे इस इंटरवल में जो वैल्यू आता है उस पे, इन तीनों पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे लेस आएगा लीस्ट वैल्यू, जो सबसे ग्रेटर आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो कहाँ कहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? 0 पे, 1 पे और 2/3 पे। तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2/3। अब इस फंक्शन कोई मतलब नहीं रह गया, चूंकि टी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से टी का इंटरवल लिख लिया। तो एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 1 इज 0 एंड एफ ऑफ 2/3 इज 32/। तो इस फंक्शन का रेंज कितना आ गया? 32/27। ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब 0 से 1 पॉइंट मान लिया, ऐसे अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं, मान लो 1.1 या 1.2 तक आया। ये तो 2 से कम है। अब देख सकते हो आप कि यहाँ से राइट हैंड साइड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये क्या हो गया? लेस देन 2 हो गया। तो ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा इसका। नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी रिटेन व्हेन लिस्टिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 से 1000 तक लिखने में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे। नंबर्स, पहले हम नंबर ऑफ 5 नहीं देख रहे हैं, कितने नंबर होंगे ऐसे जिसमें 5 आएगा। तो नंबर्स विथ एग्जैक्टली 1 5, वो नंबर जिसमें केवल एक 5 हो। तो ये 3 प्लेस हैं, 3 में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर लिया, उस पर 5 रख दिया हमने। रखने का एक ही तरीका होगा। तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट कर लिया, उस पर 5 रख दिया 3C1 तरीके से। मान लो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान लो 5 आ गया। तब यहाँ पे 5 आ गया। अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 5 छोड़ दो, क्योंकि एग्जैक्टली 1 5 वाला हम देख रहे हैं। 5 छोड़ दो तो 0 से 9 तक में 5 हटा दो,
तो 0 से 9 तक 10 डिजिट हुए, 5 हटा दो, 9 डिजिट हुए। तो इसके लिए 9 ऑप्शन, इसके लिए भी 9 ऑप्शन। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसके लिए 9 ऑप्शन सर, अगर यहाँ 0 आ गया तो, और यहाँ मान लो 7 आ गया तो कोई बात नहीं, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 5 7, क्योंकि हमको क्या चाहिए, लिस्टिंग फ्रॉम 1 to 1000, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है। आप बोलो सर कि 3C1 में मान लो ये नंबर इस प्लेस पे 5 आ गया और यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, कोई बात नहीं, 1 डिजिट नंबर बन गया। तो यहाँ पे 0 अलाउड फर्स्ट प्लेस पे आना, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो 1 डिजिट नंबर, 0 फर्स्ट सेकंड दोनों प्लेस पे आ गया 1 डिजिट नंबर, 0 केवल फर्स्ट पे आया, सेकंड पे थर्ड पे नॉन जीरो आया तो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो 3C1 तीन में से एक प्लेस सेलेक्ट किया, उस पर 5 रख दिया, बाकी दोनों प्लेस को फिल करने का 9 9। नंबर विथ एग्जैक्टली 2 5, जिसमें 2 5 हैं, तो 3 में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिया 3C2 तरीके से, उस पर 5 रख दिया, उस पर 2 प्लेस जो सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, 5 रखने का तरीका तो एक ही होगा। जो प्लेस बचा उस पर फिर से 5 छोड़ करके 0 से 9 में से 5 छोड़ दो, 9 डिजिट। अब आपको लगेगा सर ये दोनों पे 5 आ गया, इस पे 0 आ गया, कोई बात नहीं है, 2 डिजिट नंबर बन गया 5 वाला। नंबर्स विथ एग्जैक्टली 3 5, वो तो क्लियर ही है, तीनों पे 5 एक ही होगा ऐसा, 5 5 5। तो ये नंबर्स बने, 243 नंबर बने जिसमें एग्जैक्टली 1 5 होगा, तो नंबर ऑफ 5 241 इंटू 1। 27 ऐसे नंबर बने जिसमें एग्जैक्टली 2 5 होंगे, तो 27 इंटू 2, इतने 5 आ गए। और एक नंबर ऐसा बना जिसमें 3 5, तो 1 इंटू 3, इन सबको ऐड कर दिया, कितने हो गए, 300 नंबर हो गए। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डाउट मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।